We are discussing the concept of classes of companies under the Companies Act. तो कंपनीज एक्ट के तहत कंपनीज के कौन से क्लासेस होते हैं, अभी हमको वो देखना है। हम हमारे पहले लेक्चर में फीचर्स ऑफ कंपनी, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ये वाला कॉन्सेप्ट इन डेप्थ डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि कंपनीज एक्ट के तहत क्लासेस ऑफ कंपनीज कौन सी होती है, कंपनीज की क्लासिफिकेशन कंपनीज एक्ट अपने को क्या सिखाता है, किस बेसिस पे हमको कंपनीज को क्लासिफाई करना होता है। तो सबसे पहला कंपनीज एक्ट के अंदर अगर कोई क्लासिफिकेशन होता है तो वो कंपनी का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लायबिलिटी होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो देखा जाए तो लायबिलिटी जो होती है दो किस्म की हमें देखने को मिलती है कंपनीज एक्ट के अंदर। अगर हम कंपनीज एक्ट के अंदर लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी देखें तो ये लायबिलिटी ऑफ कंपनी जो होती है वो दो किस्म की होती है। नाउ वी आर लुकिंग एट क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। एक बार मुझे कंफर्म कीजिए कि आपको स्क्रीन बराबर से नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। Okay. So we are looking at classification of company on the basis of liability. Liability के बेसिस पे दो किस्म के क्लासिफिकेशंस अवेलेबल है कंपनीज एक्ट के अंदर। सबसे पहला जो हमें देखना है वो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। हमें देखना है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को जरा समझ लीजिए। देखिए, हर शेयर का एक फेस वैल्यू होता है। ये फेस वैल्यू जो होता है ये कंपनी कॉल अप करती है वेरियस स्टेजेस के अंदर, जो आप आपके इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स नाम के चैप्टर में सीख चुके हो। ये वेरियस स्टेजेस क्या है? सबसे पहला स्टेज होता है एप्लीकेशन, फिर होता है अलॉटमेंट, और फिर होता है फर्स्ट कॉल, और हो सकता है फाइनल कॉल भी हो, या तो कभी कभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ में ही कॉल अप किया जाता है। तो इस बेसिस पे कंपनी जो होती है उसकी जो शेयर कैपिटल होती है उससे कॉल अप किया जाता है वेरियस स्टेजेस में। तो अज्यूम कीजिए कि आपके शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपया। ये मैंने अज्यूम किया है, ये मैंने अज्यूम किया हुआ है। तो अज्यूम करते हैं कि एप्लीकेशन पे 3 रुपए मंगाए गए, अलॉटमेंट पे 1 रुपया मंगाया गया, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए मंगाए गए, और फाइनल कॉल पे बैलेंस मंगाया गया जो कि हो जाता है 2 रुपया। इस तरीके से 10 रुपया कंपनी कॉल अप करेगी। तो एप्लीकेशन हैज बीन कॉल्ड अप, अलॉटमेंट हैज बीन कॉल्ड अप, फर्स्ट कॉल हैज बीन कॉल्ड अप, और फाइनल कॉल इज नॉट येट कॉल्ड। फाइनल कॉल इज नॉट येट कॉल्ड। अज्यूम करते हैं कि कंपनी ने इशू किए एंड सब्सक्राइब भी हुआ। कंपनी ने इशू किए और सब्सक्राइब हुआ 10 लाख शेयर्स। कितना शेयर हुआ? 10 लाख शेयर। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से हर एक स्टेज पर 3 रुपया पर शेयर 10 लाख शेयर के लिए, 1 रुपया पर शेयर 10 लाख शेयर के लिए, 4 रुपया पर शेयर 10 लाख शेयर के लिए, और 2 रुपया पर शेयर 10 लाख शेयर के लिए। इस तरीके से शेयर होल्डर जो होता है वो अपने पैसे देगा। लेकिन फाइनल कॉल अभी तक नॉट येट कॉल्ड अप है। फाइनल कॉल जो है वो अभी तक नॉट येट कॉल्ड अप है। इसका मतलब ये हुआ है कि 10 लाख शेयर्स के पीछे कंपनी ₹2 पर शेयर जो है
कॉल अप कर सकती है। तो ये जो शेयर होल्डर होता है उसकी लायबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है टू द अमाउंट unpaid on shares held by them, to the amount unpaid on the shares by them। अब मान लीजिए मेरे 3 शेयर होल्डर है। पहला शेयर होल्डर है अरुल, दूसरी शेयर होल्डर है महिमा, और मेरे तीसरी शेयर होल्डर है मनाली। ये मेरे 3 शेयर होल्डर है। अरुल के पास है 10,000 शेयर, महिमा के पास है 40,000 शेयर, और मनाली के पास है 1,000 शेयर। तो अरुल को 10,000 शेयर के पीछे कितना पैसा अभी भी कंपनी को देना है? 2 रुपया पर शेयर, मतलब वो 20,000 रुपया कंपनी को देना बनता है। महिमा 40,000 शेयर के पीछे 2 रुपया देना बनती है, तो वो देना बनती है 40,000 रुपए। मनाली 1,000 शेयर के पीछे 2 रुपया देना बनती है, तो उसके बन जाते हैं 2,000 रुपए। ये क्या है? ये ईच इंडिविजुअल शेयर होल्डर की, ये ईच इंडिविजुअल शेयर होल्डर की लायबिलिटी टुवर्ड्स द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स है। तो इस केस में जब कंपनी मिस्टर अरुल को बोलेगी कि अरुल साहब आप पैसे दीजिए, तो इनका कितना देना बनता है कंपनी को? 20,000। क्या अरुल 20,000 से ज्यादा कंपनी को देगा? बिल्कुल नहीं। अरुल की लायबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है कितने पर? 20,000 पर। सो अरुल्स लायबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू 20,000 rupees on the share held by him, still unpaid, on the shares held by him still unpaid। तो in the case of company liability limited by share, अरुल की लायबिलिटी कितनी है? मैं सिर्फ अरुल की बात कर रहा हूं। अरुल की लायबिलिटी होगी अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स। तो कितनी होगी उसकी लायबिलिटी? उसकी लायबिलिटी होगी सिर्फ 20,000। वो इसके आगे नहीं जा सकता। उसकी लायबिलिटी 20,000 को एक्सीड नहीं कर सकती। आई बात समझ में? महिमा महिमा का 40,000 इंटू 2 हो जाएगा 80,000। थैंक यू सो मच। तो इस केस में अरुल की लायबिलिटी कितने पे रिस्ट्रिक्टेड हो गई? 20,000 की। सिमिलरली महिमा की लायबिलिटी कितने पे रिस्ट्रिक्ट हो गई? 80,000 पे रिस्ट्रिक्ट हो गई। सिमिलरली मनाली की लायबिलिटी कितने पे रिस्ट्रिक्ट हो गई? 2,000 पे रिस्ट्रिक्ट हो गई। तो इन द केस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, that is a company limited by shares, so in the case of company limited by share, amount of liability is restricted to amount unpaid on shares। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? 1 डाउट आउट ऑफ द बुक। ये फाइनल कॉल की लायबिलिटी सिर्फ इक्विटी शेयर पर अप्लाई होती है, प्रेफरेंस पर? हम सिर्फ इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं।
प्रेफरेंस शेयर्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे सिलेबस में फिलहाल प्रेफरेंस शेयर्स विथ वोटिंग राइट्स अभी कवर्ड नहीं है। इंटर और फाइनल में वो कवर होगा, तो जब हम वहां पहुंचेंगे तब हम उसके बारे में इन डेप्थ बात करेंगे। यहां पे सिर्फ इक्विटी शेयर्स की ही बात फिलहाल हो रही है। एम आई क्लियर अबाउट दिस? आपका डाउट क्लियर हो जाता है इसके बेसिस पे? आई होप सो। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, आपके स्क्रीन के मैं स्क्रीनशॉट्स लेके मैं आपके स्क्रीन के मैं आपके स्क्रीन के स्क्रीनशॉट्स लेके लेक्चर के एंड में आपको पीडीएफ सर्कुलेट कर दूंगा। आई बात समझ में? तो आप पूरा लेक्चर का जो है, आप पूरा लेक्चर का जो मेरे नोट्स में आपको यहाँ पे बना करके दे रहा हूं, वो सारे आप लेक्चर के बाद एक पीडीएफ फॉर्मेट में देख पाएंगे। तो यदि अभी आप कुछ लिखेंगे नहीं तो भी कोई हर्जा नहीं है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? I am talking about classification of companies. I am talking about classification of company, and in this I am talking about on the basis of liability. और ये लायबिलिटी का पहला क्लासिफिकेशन हमने क्या सीखा? वी लर्नड दैट द लायबिलिटी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। इसमें क्या कवर होता है? इसमें लायबिलिटी होती है ये कि दिस इज द अमाउंट अनपेड, दिस इज द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स, on the shares held by the shareholders. So इसमें होता यह है कि the liability is equal to number of shares multiplied by amount unpaid per share. इसमें यह समझना जरूरी होता है कि कंपनी जो होती है ना, वो पागल नहीं है कि अपने शेयर कैपिटल के पूरे पैसे उसने कॉल अप नहीं किए। ये सोची समझी तरकीब होती है एक कंपनी की कि वो अपना पूरा कैपिटल कॉल अप नहीं करती। कंपनी को ये पता होता है कि आगे जाकर के बिजनेस में कई सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, तो उस वक्त उन चैलेंजेस के साथ डील करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो वो पैसे आएंगे कहां से? शायद उस वक्त एंड मोमेंट पे कंपनी को शायद लोन ना मिले, शायद उस वक्त एंड मोमेंट पे कंपनी को कहीं से भी फाइनेंस ना मिले। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी करेगी क्या? तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी करती ये है कि वो अपना पूरा कैपिटल जो है ना, वो कॉल अप करती नहीं है, कुछ पैसे जो है ना वो बाकी रख देती है। ये पैसे बाकी रखने की वजह से होता ये है कि कंपनी के पास फिर फ्यूचर में पैसे कॉल अप करने के लिए एक स्कोप जो है वो बच जाता है। इस सिचुएशन में एग्जाम्पल लेते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स जिन पे पैसे लेने हैं वो है 10 लाख और अमाउंट अनपेड है 2 रुपया पर शेयर, तो ये 20 लाख रुपए कंपनी इन द फ्यूचर कॉल अप कर सकती है। ये पैसा जो है कंपनी इन द फ्यूचर कॉल अप कर सकती है। इसकी वजह से अगर आगे जाके कंपनी को रुपयों पैसों की जरूरत पड़ी तो उनको पता है कि उनको 20 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि उतनी उनके शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी है। ये होता कब है? ये होता तब है, दिस नॉर्मली हैपन्स when company is required to discharge its liability when it is being liquidated
स्लैश वाउंड अप। मतलब कंपनी जब भी बंद हो रही होती है, मतलब कंपनी जब भी बंद हो रही होती है, तब वो क्या बोलती है? तब वो बोलती है कि भाई हमें पैसे देने हैं, हमें पैसे देने हैं, तो हम जो है बाहर लोन लेने से अच्छा, हम बाहर लोन लेने से अच्छा हमारे शेयर होल्डर से ही पैसे जो है कॉल अप कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कहीं पर भी पैसों के लिए ठोकरें खानी नहीं पड़ेंगी, हमारे पैसे हमारे लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। आई बात समझ में आपको? यस और नो? अब हम जाते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की तरफ। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में होता यह है कि द लायबिलिटी of the shareholder is limited to the sum mentioned and agreed upon in the memorandum of association। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये कंपनी का एक लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट होता है। आप आज जीवित हो, इस बात का सबूत क्या है? इस बात का सबूत है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस। इसी तरीके से कंपनी जो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, उसके जिंदा होने का, उसके जीवित होने का, उसके पैदा होने का एक प्रूफ होता है उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि होता है कंपनी का लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट के बगैर कंपनी किसी भी तरीके से इनकॉर्पोरेट मतलब पैदा नहीं हो सकती। अ कंपनी कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हर एक शेयर होल्डर कंपनी के आईपीओ पर, मतलब कंपनी से शेयर खरीदने के वक्त उसको वो साइन करता है। उसको साइन करने के वक्त होता यह है कि उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी होती है कितनी लायबिलिटी की गारंटी वो शेयर होल्डर लेता है, अगर वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो तो। सो ये गारंटी जो होती है, ये पैसे जो होते हैं, दिस अमाउंट कैन बी कॉल्ड अप by the company in the event of liquidation or winding up, or B, in any other event, अब समझिए फॉर एग्जाम्पल, व्हेन महिमा सब्सक्राइब्ड टू अरुल प्राइवेट लिमिटेड, the memorandum of association MOA conferred upon her guarantee liability of rupees 25 lakhs, of rupees 25 lakhs only। आज अरुल प्राइवेट लिमिटेड को एक मशीन खरीदनी है जिसकी कीमत है 25 लाख रुपए, और अरुल प्राइवेट लिमिटेड के पास ये 25 लाख रुपए नहीं है। तो अरुल प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर मिस्टर अरुल महिमा जी के पास जाता है और उन्हें कहता है, महिमा जी आप मुझको
आपने जो गारंटी दी थी 25 लाख रुपया, प्लीज वो दे दीजिए कंपनी को, ताकि कंपनी एक बड़ी मशीन खरीद सके जिसपे वो अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगी और आपको डिविडेंड के रूप में वो प्रॉफिट देगी। महिमा को इस लायबिलिटी को ऑनर करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उन्होंने इस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करने के समय 25 लाख रुपए देने की गारंटी ले ली थी। तो अरुण लिमिटेड को बस अपने वाइंडिंग अप के वक्त महिमा के पास जाने की जरूरत नहीं है। उनको मशीन खरीदनी है, उनको एसेट खरीदना है, उनको किसी क्रेडिटर को पैसे देने हैं, किसी को सेटल करना है, तो वो बेखौफ महिमा के पास जा सकते हैं और उनसे ये लायबिलिटी की अमाउंट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। इसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लायबिलिटी। आर यू विथ मी ऑन दैट? यस और नो? आर यू विथ मी ऑन दैट? आई होप यू आर। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में आपको एक बात याद रखनी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में आपको एक बात याद रखनी है, आपको एक बात याद ये रखनी है कि दिस नॉर्मली हैपेंस, कि दिस नॉर्मली ये नॉर्मली होगा व्हेन द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी लिक्विडेटेड और वाउंड अप। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, नॉट जस्ट ड्यूरिंग द लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप बट ड्यूरिंग एनी अदर इवेंट, वो गारंटी का अमाउंट कॉल अप कर सकती है। क्या कर सकती है? गारंटी का अमाउंट वो कॉल अप कर सकती है। ये आपके दो क्लासिफिकेशंस हो गए आपके बेसिस ऑफ लायबिलिटी। आई होप ये दोनों आपको एम्पली क्लियर है, आई होप ये दोनों आपको एम्पली क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो बेझिझक पूछिए, आई विल डू माय बेस्ट टू clear the doubt for you. Can I go ahead, ladies and gentlemen? Is that allowed? May I go ahead? Yes? Okay. I'm getting messages yes in the message box. तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। अब आगे देखिए होता क्या है। अब लायबिलिटी जो थी, लायबिलिटी जो थी वो लिमिटेड थी इन द केस ऑफ शेयर्स और इन द केस ऑफ गारंटी। पर ये लायबिलिटी जो होती है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी बाय लायबिलिटी, ये लायबिलिटी अनलिमिटेड भी हो सकती है। ये लायबिलिटी क्या हो सकती है? अनलिमिटेड भी हो सकती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है दैट लायबिलिटी of the members extends to the entire amount of the company's debts and liabilities. It extends to the entire amount of the company's debts and liabilities. इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो होती है, कंपनी जो होती है, ये कंपनी अपनी लायबिलिटी को किसी भी तरीके से लिमिटेड नहीं रखती। इसकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। तो कल को जाके अगर ये कंपनी कहीं पर भी कर्जा कर लेती है, कहीं पर भी कर्जा कर लेती है, इस पे कहीं पर भी कर्जा चढ़ जाता है, इस कंपनी पे कहीं पर भी कर्जा चढ़ जाता है, तो ये कंपनी आके अपने मेंबर्स को बोल सकती है कि भैया हम पे जो कर्जा चढ़ा है वो पूरा तुम भर दो। और मेंबर्स को वो कर्जा भरना पड़ेगा, क्योंकि उनकी लायबिलिटी कंपनी के पूरे डेट्स और लायबिलिटी के लिए फंजिबल है, उस तक वो एक्सटेंड करती है। पर इसमें दो वैरायटीज है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए।
if going concern assumption holds true, इसका मतलब क्या है? कंपनी जीवित है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रही है। गोइंग कंसर्न का मतलब यह होता है कि कंपनी हैज नो इंटेंशन और गिव्स नो इंडिकेशन दैट it is going to shut down. That company has no intention or it gives no indication that it is going to shut down. इसका मतलब ये होता है कि कंपनी will continue to operate for the फोर्सिएबल फ्यूचर। मतलब कंपनी किसी भी घाटे में नहीं है, किसी भी धोखे में नहीं है। ऐसे टाइम पर जनरली इवन इफ द लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, इट इज restricted to the amount unpaid on the shares. क्यों ऐसा होता है? देखिए, कंपनी धंधा बराबर से कर रही है, कंपनी अच्छे से चल रही है, कंपनी को कोई लॉसेस नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से होगा ये कि कंपनी को शेयर होल्डर के पास, मेंबर के पास पैसे मांगने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। कंपनी के पास अपनी कमाई बेहद अच्छी है, जो वो अपने सारे डेट्स, अपने लायबिलिटीज, अपने सारे घाटे वो भर के दे सकती है। इसका मतलब यह है कि भले लायबिलिटी अनलिमिटेड क्यों ना हो, कंपनी एक अच्छे सिचुएशन में है और उसको मेंबर के पास पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। बट इफ गोइंग कंसर्न assumption does not hold true, मतलब कंपनी की बैंड बज गई, कंपनी कैन नॉट कंटिन्यू फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, कंपनी कैन नॉट कंटिन्यू फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। अगर ये हुआ तो कंपनी अपने सारे डेट्स, कंपनी अपने सारे लायबिलिटीज मेंबर के सिर पर लाद देगी। और ये फैमिली ओन्ड बिजनेसेस में, रिस्ट्रिक्टेड प्राइवेट कंपनीज में होता है। ये थी कंपनी अनलिमिटेड। तो हमने देखा कंपनी क्लासिफिकेशन बाय लायबिलिटी, लायबिलिटी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। तो हियर द लायबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू अमाउंट unpaid on shares। गारंटी के यहां पे क्या होता है? इन द केस ऑफ गारंटी, इट इज फॉर द अमाउंट of guarantee agreed upon by the member in the memorandum of association। It is for the amount of guarantee agreed upon by the member in the memorandum of association। आई बात समझ में? yes or no? जरा ये एक मिनट ना,
जरा हो सके तो प्लीज स्क्रीन पे कुछ मत लिखिए, क्योंकि मैं भी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ना, तो उसकी वजह से क्या होगा ना, अगर आप कुछ लिख देंगे या स्क्रिबल कर देंगे ना, तो वो मेरी स्क्रीन पे आ जाएगा। प्लीज डोंट माइंड दैट, बुरा मत माने। तो इसके साथ हमारा लायबिलिटी क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंपनी, हमारा लायबिलिटी क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंपनी खत्म हो जाता है। आई होप ये सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप ये सबको समझा है। अगर किसी को कोई डाउट्स है तो वो पूछ सकते हैं, अगर डाउट्स नहीं होंगे तो हम आगे की तरफ जा सकते हैं। शैल वी गो अहेड? शैल वी गो अहेड? आई एम अज्यूमिंग कि सबको ये अच्छी तरीके से समझा है। अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं कंपनी ऑन इट्स फॉर्मेशन के बेसिस पर। मतलब प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, फलाना ढिमका। लेकिन अभी जो है, अभी जो है, हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये वर्ड सुना था। आज के लेक्चर में जब हम हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज का हेडिंग खत्म करेंगे, तब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिस्कस करने की कोशिश एक बार करेंगे, इफ टाइम परमिट्स अस। क्योंकि हमारा इसके बाद एक 15 मिनट के ब्रेक के बाद देयर इज अ मैथ्स लेक्चर, तो मैं नहीं चाहता मैथ्स के लेक्चर में कोई रुकावटें आए। लेकिन अगर आज टाइम ने परमिट किया तो आई विल सर्टेनली टच अपॉन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे का हमारा डिस्कशन है, आगे का हमारा डिस्कशन है ऑन द फॉर्म्स ऑफ द कंपनी विच आर वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। Then we have to look at government company, we have to look at section 8 company, we have to look at foreign company। ये सारे क्लासिफिकेशंस अभी हमको स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले आते हैं वन पर्सन कंपनी पर। अब वन पर्सन कंपनी का मतलब क्या होता है? देखिए, वन पर्सन कंपनी एक किस्म का सोल ट्रेडिंग ही होती है। एक किस्म का सोल ट्रेडिंग होती है, इसका मतलब क्या है? एक किस्म का सोल ट्रेडिंग होती है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं एक वन पर्सन कंपनी एक सिंगल पर्सन ही ऑपरेट करता है, एक सिंगल पर्सन ही ऑपरेट करता है, और वही जो सिंगल पर्सन होता है वही उस कंपनी का कर्ता धर्ता होता है। उस कंपनी को किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं होती, उस कंपनी को किसी बाहर के मेंबर्स की जरूरत नहीं होती। वो कंपनी बस एक आदमी अपने कैपिटल के बलबूते पे चलाता है, वो आदमी अपने डेट्स लेता है, वो आदमी अपने लोन्स लेता है, जो भी हो, और वो आदमी अपनी कंपनी को चालू रखता है, जारी रखता है। इसे कहा जाता है वन पर्सन कंपनी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो देखिए, वन पर्सन कंपनी एक नया क्लास ऑफ कंपनीज है जो कंपनीज एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया। सबसे सिंपल होता है, सबसे सिंपल होता है, क्योंकि इट हैज बीन एनकरेज टू मोटिवेट एंटरप्रेन्योरशिप। तो अब मैं इसमें आपके हाइलाइट्स दे रहा हूं कि आपको अगर वन पर्सन कंपनी पे कोई केस स्टडी आए, कोई सवाल आए, तो आपको उसमें पॉइंट्स क्या लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना, वन पर्सन कंपनी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू एनकेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस। It differs from sole proprietary concern in the aspect that it is a separate legal entity with a limited liability, whereas in case of sole proprietary, the liability of the owner is not restricted and it extends to the entire assets constituting official as well as personal। ये आप 11th स्टैंडर्ड के ओसी में पढ़ चुके थे, ये आप 11th स्टैंडर्ड के ओसी में पढ़ चुके थे कि सोल ट्रेडर जो होता है, सोल ट्रेडर जो होता है और सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो होती है, मतलब उसका बिजनेस, इसमें देयर इज नो सेपरेशन। इसकी वजह से द लायबिलिटीज ऑफ द सोल ट्रेडर आर unlimited and are hence not restricted only to business assets, comma, they can extend to personal assets as well। ये जो मैंने यहां पे लिखा है, ये सिर्फ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है। इट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसे आप एग्जाम में लिख सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट इट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो सोल ट्रेडिंग और वन पर्सन कंपनी में क्या होता है?
the liability of the promoter is limited because of what? Because वो कंपनी के पीछे छुपा हुआ है, और सोल ट्रेडर कोई कंपनी के पीछे छुपा हुआ नहीं होता, वो ही कंपनी होता है। तो यहां पे द लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। लायबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। 1% कंपनी में अपने को चाहिए क्या होता है? अपने को चाहिए होता है वन नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब आप और मैं, एक जीता जागता इंसान, एक जीता जागता इंसान जो या की इंडियन सिटीजन हो, मतलब भारतीय नागरिक हो, आपकी और मेरी तरह, ऑन द अजम्पशन कि आप सारे भारतीय नागरिक हैं, या फिर वो रेसिडेंट होना चाहिए इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ not less than 120 days in the preceding फाइनेंशियल ईयर। इसका एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर रिकी पॉन्टिंग is a consultant and team mentor of, say, Mumbai Indians, IPL franchise. To train the team, plan strategy, he comes to India 6 months before IPL begins। 6 months मतलब ऑन एन एवरेज 30 into 6, ये कितने हो गए? 180 days। एंड IPL गोज ऑन फॉर 2 months, तो ये कितने हो गए? ये हो गए 60 days। तो मिस्टर रिकी पॉन्टिंग हिंदुस्तान में कितने दिन रहा? 240 दिन। क्या मिस्टर रिकी पॉन्टिंग एक नेचुरल पर्सन है? यस, ये नेचुरल पर्सन है। क्या मिस्टर रिकी पॉन्टिंग एक नेचुरल पर्सन है? जी हाँ, मिस्टर रिकी पॉन्टिंग एक जीता जागता इंसान है, वो एक नेचुरल पर्सन है। क्या वो हिंदुस्तान में 120 दिनों से ज्यादा रहा है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर? जी हाँ, रहा है। हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है, हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है 2023-24, और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो था 2022-2023, इस फाइनेंशियल ईयर में रिकी पॉन्टिंग, इस फाइनेंशियल ईयर में रिकी पॉन्टिंग 1 अक्टूबर 2022 से इंडिया में है। वो इंडिया में 31 मई 2023 तक रहता है। कभी तक रहता है? 2023 तक। तो 22-23 में वो 6 महीने रहा, और 23-24 में वो 2 महीने रहा। तो क्या करंट फाइनेंशियल ईयर जो 23-24 है, उसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रिकी पॉन्टिंग 120 दिन से ज्यादा हिंदुस्तान में रहा है? जी हाँ, वो रहा है। वो मुंबई में था, वो वानखेड़े स्टेडियम में काम करने जाता था, क्योंकि वो वहां की IPL टीम को ट्रेनिंग देता था, और वो इंडिया में रहा है, जिसकी वजह से वो इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अपनी 1% कंपनी को फॉर्मुलेट कर सकता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? Yes or no? Please tell me. Are you with me on that? Are you with me on that? Yes, sir.
यस सर। ओके, तो आपको आपको एक केस स्टडी देता हूं, आपको एक केस स्टडी देता हूं। इस केस स्टडी का आपसे वास्ता है, इस केस स्टडी का आपसे वास्ता है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आने वाली है। तो एक केस स्टडी आपके लिए बढ़िया सी बनाई है मैंने इसके ऊपर। अभी मुझे सूझी है, अभी मैंने सोची है, तो आपको इस केस स्टडी के बारे में, इस केस स्टडी को आपको अभी दे देता हूं। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन फॉर दिस पर्टिकुलर केस स्टडी। तो चलिए, आपको प्रॉमिस किया गया था कि केस स्टडी भी डिस्कस करूंगा, तो आपको एक केस स्टडी लाके दे रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, ओनली अ नेचुरल पर्सन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली अ नेचुरल पर्सन who is an Indian citizen whether resident in India or otherwise and has stayed in India for a period of not less than 120 days during the immediately preceding financial year shall be eligible to incorporate a one person company and shall be a sole nominee of that one person company, shall be a sole nominee of that one person company। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। Mr. Nick Jonas is an American citizen whose spouse श्रीमती प्रियंका चोपड़ा जोनास is an Indian actress। She has to shoot a web series in India and Nick accompanies her in the financial year 2022-23। He stays at multiple locations all within India from 1st November 2022 to 31st of May 2023, while his spouse is shooting। In 2023-2024, he has the idea to start a music company in India, and he wants to do that as an OPC, comment, is he allowed to do that? Comment, is he allowed to do that? So चलिए यहाँ पे देखते हैं, it is clearly given that for a one person company only one person is allowed as a member, there is no minimum paid up capital, the memorandum shall indicate the name of the person, and in the event of that person's death it should have the name of the subscriber, it should have the name of another person who will become the member। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि कंपनी को होता है परपेचुअल सक्सेशन। तो खुदा ना खास्ता निक जोनस को कुछ हो जाए और उनकी मृत्यु हो जाए, खुदा ना खास्ता निक जोनस की मौत हो जाए, तो उनके बदले में इस वन पर्सन कंपनी का कारोबार अभी कौन संभालेगा? उनके बदले में अब इस वन पर्सन कंपनी का कारोबार कौन संभालेगा? ये उस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होना चाहिए। The other person whose name is given in the memorandum shall give prior written consent in the prescribed form, and it shall be filed with the registrar of companies at the time of incorporation। Such a person shall be given right to withdraw his consent। The one, मतलब ये पर्सन अगर बोलेगा कि नहीं मेरे को इस कंपनी में नहीं रहना है, मेरे को ये कंपनी छोड़नी है, तो वो छोड़ सकता है। The member of the OPC can anytime change the name of such other person by giving notice to the company and shall intimate the same to the registrar। वो प्रियंका चोपड़ा का नाम अगर देता है तो वो प्रियंका चोपड़ा का नाम हटा के किसी और का नाम भी दे सकता है। In such a change, the name of the person shall not be deemed as an alteration of the memorandum। Only a natural person who is a citizen of India or
otherwise has stayed in India for a period of not less than 120 days during the preceding financial year shall be able to incorporate an OPC or shall be able to nominate, shall be a nominee. He will be able to nominate himself as the sole member of the OPC. No person shall be able to incorporate more than one OPC and he shall not become a nominee in more than one such company. मतलब अगर निक जोनास को ओपीसी बनानी है तो वो एक ही बना सकता है, वो ज्यादा एक से नहीं बना सकता. अगर उसने एक से ज्यादा ओपीसी बनाई तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, वो क्राइम हो जाएगा, क्योंकि ये वन पर्सन कंपनी के तहत कंपनीज एक्ट में अलाउड नहीं है. माइनर शैल नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ ओपीसी. Such a company cannot be converted into a Section 8 company. मतलब a one-person company cannot be incorporated and then converted into a Section 8 company. अब देखिए यहाँ पे मैं बस आपको रीजनिंग दे रहा हूं. अभी आपको ऐसे लिखना कैसा है, आपको पहले लिखना है फैक्ट्स ऑफ द केस. फैक्ट्स ऑफ द केस में आप क्वेश्चन को वैसे का वैसा कॉपी पेस्ट कर देंगे. आप फैक्ट्स ऑफ द केस में क्या लिखेंगे, आप फैक्ट्स ऑफ द केस में लिखेंगे कि मिस्टर निक जोनस is an American citizen and has come to India in 22-23 with his spouse. He stays in India. He stays in India from 1st November 2022 to 31st of May 2023. We have to determine whether Nick Jonas can be or can incorporate an OPC in India. Facts of the case, provisions of the law. Provision of the law ऐसे लिखना है. The Companies Act of 2013 requires that an one-person company be incorporated only by a natural person, be incorporated only by a natural person who is, number A, either an Indian citizen or not an Indian citizen but has been resident in India for not less than 120 days in the preceding financial year. ये provision of the law है. Facts of the case, provisions of the law, our advisory. It can be seen that Mr. Jonas is present in India in the financial year 2020-2023 from 1st November 2022 to 31st of March 2023. तो कितने दिन वो रहा? वो नवंबर के 30 दिन रहा, वो दिसंबर के 31 दिन रहा, वो जनवरी के 31 दिन रहा, वो फरवरी के 28 दिन रहा और वो मार्च के 31 दिन वो वहां पे रहा. मतलब that is for a total of 151 days.
since Jonas has been resident in India for more than 120 days, he can be allowed to incorporate a one-person company in the financial year 2023-2024. आई बात समझ में? ऐसा लिखना होता है केस स्टडी। आई बात समझ में? ऐसे लिखना होता है केस स्टडी। आर यू विथ मी ऑन दैट? I hope you are understanding. I hope you are understanding that there is no doubt. Clear, guys? Clear, guys? I hope so. I hope so. तो चलती है, चलते हैं आपके अगले कॉन्सेप्ट के पास। आपके अगले कॉन्सेप्ट के पास चलते हैं। आपका अगला कॉन्सेप्ट है, आपका अगला कॉन्सेप्ट है, आपका अगला कॉन्सेप्ट है प्राइवेट कंपनी। लेकिन अभी भी 1% कंपनी में थोड़ा सा बाकी है, उसे कंप्लीट करेंगे। तो ये 1% कंपनी के कहीं ना कहीं फीचर्स है, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला सिग्निफिकेंट फीचर और पॉइंट क्या है कि इट हैज ओनली 1% एज अ मेंबर, नो लिमिट ऑन कैपिटल, memorandum shall indicate the name of the person who in the event of the death or incapacity of the original promoter will become the member of the company. The person's name who is given his prior consent will be taken. The member of OPC may change at any point in time. Any such change will require to change the name of the person who has been nominated. Only a natural person who is an Indian citizen or a non-Indian citizen can incorporate an OPC if they have been present in India for more than 120 days in the immediately preceding financial year. Are you all with me on that? Yes or no? Please tell me that. Yes, sir. Yes or no? Please tell me that. अभी आप ऐसे कर सकते हो कि आप 118 दिन रह सकते हो और 2 दिन पहले जल्दी निकल जाओ। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो आपने बराबर से ये जो ट्रैप डाला है गवर्नमेंट ने, उसमें से आप निकल जाते हो। क्योंकि वंस यू आर एन इंडियन कंपनी, यहां के सारे कंप्लायंसेस आपको एप्लीकेबल हो जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी बिजनेस कब करेगी? छोटी वाली है, बस फॉर्म भरती रहेगी, रिटर्न्स भरती रहेगी। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। देयरफॉर, आर यू विथ मी? समझ में आ रहा है? Are you with me, guys? Yeah. So I don't need to go any deeper into this. This much is enough for a crash batch. I believe सबको अच्छे से समझ रहा है, कोई डाउट नहीं। अब one person company cannot carry out any banking function. One person company cannot carry out any banking function. इस बात को समझना जरूरी है। 1% कंपनी कभी भी बैंकिंग फंक्शन नहीं कर सकती। 1% कंपनी में एक मेंबर होता है, वो अपने नेचर से प्राइवेट होती है। 1% कंपनी की वजह से एनकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलती है बिजनेसमैन को कि वो अपने मालिक खुद बने, अपने पैसे खुद कमाए अपने बलबूते पे। इसकी वजह से क्या होता है ना, इसका नेगेटिव्स भी है कि आपको पूरा कंपनी का प्रोसीजर, उसका पूरा पेपर वर्क, आपको उसको वापस से एज पर अ प्राइवेट कंपनी करना पड़ेगा, जो आप पहले 1% कंपनी के फॉर्म में करते थे। फाइनली एक बात याद रखना है, 1% कंपनी और उसका प्रमोटर, 1% कंपनी और उसका प्रमोटर सेपरेट लीगल बीइंग्स होते हैं, सेपरेट लीगल लोग होते हैं, जिसके वजह से 1% कंपनी की लायबिलिटी जो होती है, मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है, वो लिमिटेड होती है। तो 1% company gives you a limited liability. Are you with me on that? Yes or no?
अब चलते हैं प्राइवेट कंपनी की तरफ। गाइस कैन यू प्लीज एक्सक्यूज मी, आई नीड टू जस्ट यूज द वॉशरूम एंड कम बैक। आर यू विथ मी ऑन दैट? जस्ट प्लीज अलाउ मी a minute to myself. Thank you. Please don't leave the lecture. Please don't leave the lecture. अब चलते हैं प्राइवेट कंपनी की तरफ। देखिए प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसको पब्लिक फंड्स की जरूरत ज्यादातर नहीं पड़ती। वो अपने ही प्रमोटर के पैसों पर, बैंक लोन्स पर चल जाती है। वो कंपनी किसी भी तरीके से किसी भी बाहर वाले को अपने अफेयर्स में लेना नहीं चाहती। they are going to be managed by that family or by those group of people who have come together to do their business. अभी आज एपेक्स एकेडमिक्स एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। इसमें आगे जाके मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। पर जितना मैं इस कंपनी के ओनर्स को जानता हूं, वो कभी भी इसे पब्लिक नहीं लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना कंट्रोल उसके ऊपर हारना नहीं चाहेंगे। अब किसी व्यक्ति ने अगर आपके कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स खरीद लिए तो वो आपको बताएगा बिजनेस कैसे करना है। आपको वो नहीं चाहिए, आपको आपका फ्रीडम चाहिए बिजनेस करने के लिए। तो फ्रीडम चाहिए तो पब्लिक से पैसा मत मांगो, प्राइवेट रहो। अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो प्राइवेट कंपनी का मतलब ये होता है कि अ कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज पर its articles of association, and it restricts the right of transfer of shares, and it has a restricted number of members. अभी 1% कंपनी और ओपीसी में याद क्या रखना है? You have to keep one thing in mind, that all 1% company are private companies, but not all private company are 1% company. Not all private companies are 1% company. प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो रिस्ट्रिक्ट द राइट्स ऑफ शेयर्स। क्या करती है? रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड लिमिट्स मेंबरशिप टू 200। तो प्राइवेट कंपनी का क्या है? मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं इसके? 1 इन केस ऑफ ओपीसी, 2 इन केस ऑफ नॉन ओपीसी प्राइवेट कंपनी, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं इसके मेंबर्स?
200 हो सकते हैं इसके मेंबर्स। आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? यस और नो? अब आगे क्या बोलते हैं? अब आगे क्या बोलते हैं? आगे ये कहते हैं, देखिए ये जो है प्राइवेट कंपनी का रिस्ट्रिक्ट्स द राइट्स वगैरह वगैरह, नंबर ऑफ मेंबर्स, ये मैं अभी जाने दे रहा हूं आपको। ये जो चार्ट मैंने बनाया है ये मैं आपको फिर से बना के दे दूंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है? मैं नीचे बस आई वांट टू गो अहेड इन द सिलेबस, तो इसलिए persons who are in the employment of the company and persons who have been formerly employment were members while in that employment and have continued to be members after the employment have ceased shall not be included in the number of members. मतलब अगर एक कंपनी है उसके मेंबर्स है, से फॉर एग्जांपल उसके मेंबर्स है 198 उसके मेंबर्स है, मिस्टर ए has been a former employee and while being an employee he has also been a member. So Mr. A, right, there are 7 such people in the company. What is the number of members? 198, 205. Is it restricted to 200 or it is none of the above? The answer is there are 198 members. Why there are 198 members? Because a person who is an employee, who is not a member, a person who is an employee, or a person who while being in an employment was a member and after that also he continues to be a member, he shall not be included in the number of members. He shall not be included in the number of members. Are you with me on that? Yes or no? आई बात समझ में? तो अभी इसके लिए ना आपको एक चार्ट बनेगा और आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं। आपको लग रहा है कि लॉ का सिलेबस स्लो जा रहा है, मुझे पता है, मैं समझ सकता हूं, मुझे समझ सकता है, लेकिन कंपनीज एक्ट के आपके जो चार्ट्स दिए हुए हैं ना, ये चार्ट्स मैं अभी आपके साथ लाइव ड्रॉ कर रहा हूं। आपके बाकी के सब चैप्टर्स होंगे उसके सारे चार्ट्स ऑलरेडी प्री कंसीव्ड है और वो चार्ट्स आपको क्लास में पूरे के पूरे लाइव दिए जाएंगे और ये मटेरियल आपको एपेक्स के साथ फ्री मिल रहा है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आपका सिलेबस बाकी का इट विल बी वेरी वेरी फास्ट। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी की। हम बात कर रहे हैं किसकी? प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी कौन होती है? प्राइवेट कंपनी वो होती है जो रिस्ट्रिक्शंस imposed करती है। restrictions imposed on what? restrictions are imposed on the transfer of shares and the number of members, minimum 1 in case of OPC, 2 in case of non-OPC, and maximum 200. In this number of members, current employees not included, former employees who are members
and continue as the members even on retirement. What are they? They are also not included. They are also not included. Private company, no capital or no minimum capital requirement. Remember one thing, small company are included under OPC. Now keep one thing in mind. Small company, OPC are private companies. But not all private companies are small company and OPC. Are you with me? Yes or no? Now we have to go in and understand what is a small company. But before that, let us take a screenshot of this. ये screenshot और इसके बाद का ये जो case study example था, ये जो मैंने लिया इधर 198 members वाला, ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है. आपकी आज रिवीजन जब आप करेंगे तभी आई विल रिक्वेस्ट कि आप वो बराबर से एक बार कर ले. आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. आगे हम चलते हैं स्मॉल कंपनी की तरफ. अब स्मॉल कंपनी क्या होती है? स्मॉल कंपनी ना इज अ टाइप ऑफ कंपनी formation that was newly introduced under the Companies Act to facilitate smaller traders, smaller industries to grow better. So what is a small company? शुरुआत में लिखो ऐसे. Small company has been introduced as a form of company under private companies so as to help and support small businesses and industries. Any company who is a holding company or any company who is a subsidiary company cannot become a small company. Just hold on one second. Hence, only a standalone company can become a holding company. Now, understand one thing. The paid up share capital of a small company is restricted to rupees 50 lakhs or such a higher sum that can be prescribed or that is prescribed. Such a higher sum that can be prescribed. This higher sum is rupees
10 करोड़ इज रुपीज हाउ मच, इज रुपीज 10 करोड़। इसके ऊपर आपका ध्यान होना जरूरी है। अब ये हुआ क्यों? देखो, मैंने मेरी कंपनी चालू कर दी, मेरा पेड अप कैपिटल था 50 लाख, पर मुझे मेरे धंधे को और बढ़ाना था, तो मैंने अपने जेब से और पैसे डालते गया, और पैसे डालते गया, और पैसे डालते गया। डालते डालते मैंने 9.5 करोड़ रुपया मेरी कंपनी में डाल दिए। अब फंडा ये है, कि अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए, तो द काइंड ऑफ कंपनी दैट आई एम क्रिएटिंग इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। इन सब्सटेंस इट इज बिगर देन मेनी कंपनीज अराउंड मी। तो स्मॉल कंपनी अगर करना है तो उसका शेयर कैपिटल कितने पे रिस्ट्रिक्ट होगा? 50 लाख। मतलब 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मीनिंग क्या है? मतलब 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये लोग है कुछ, अरुल, महिमा, ये कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग हैं, अरुल, महिमा, मनाली, अंश, अनुराग, धीरज, ये इनके कैपिटल्स, ये इनके कैपिटल्स है। सर, वन डाउट आउट ऑफ द बुक, ये फाइनल को आ जाए, दैट डाउट हैज बीन क्लियर। तो इन द केस ऑफ अरुल, अरुल का कैपिटल है 8,50,00,000, ये उसका स्टार्टिंग कैपिटल है। ये क्या है अरुल का? ये अरुल का स्टार्टिंग कैपिटल। कैन अरुल बी अ स्मॉल कंपनी? यस और नो? Arul cannot be a small company because a higher sum has to be prescribed, and 10 crore, and this prescription cannot exceed 10 crore. पर in the case of Arul कोई special prescription किया है क्या? Higher and such a higher sum can be prescribed, such higher sum that can be prescribed, this cannot exceed this cannot exceed 10 crore. The meaning of this is 10 करोड़ से ज्यादा कैपिटल नहीं हो सकती। एंड इन ऑल ऑफ द अबव केसेस, in all of the above cases, there is no additional sum that is prescribed for or to these companies for capital. There is no additional sum that is prescribed for or to these companies for capital. मतलब कैपिटल कहां पे रिस्ट्रिक्ट रहेगा? 50 लाख पे। कैपिटल कहां पे रिस्ट्रिक्टेड रहेगा? 50 लाख पे। महिमा का कैपिटल है 50,000 रुपया, ये उसका स्टार्टिंग कैपिटल है 50,000 रुपया। इस 50,000 रुपए से वो अपना बिजनेस चालू करती है। क्या महिमा एक स्मॉल कंपनी कहलाएगी? यस और नो? यू टेल मी दैट, कम ऑन गाइस, आंसर। क्या महिमा एक स्मॉल कंपनी है? यस और नो? यू टेल मी। इज महिमा स्मॉल कंपनी? उसका कैपिटल 50,000 है। इज शी अ स्मॉल कंपनी? यस और नो? यस, बिकॉज द पेड अप शेयर कैपिटल इज रिस्ट्रिक्टेड टू 50 लाख, मतलब 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। सो व्हाट इज महिमा? महिमा इज अ स्मॉल कंपनी। मनाली 17,50,000, ये उसका स्टार्टिंग कैपिटल है। इज शी अ स्मॉल कंपनी? नो। अंश 52,50,000 उसका स्टार्टिंग कैपिटल। इज ये स्मॉल कंपनी? नो, बिकॉज इट एक्सीड्स 50 lakhs. धीरज 80 lakhs. Is he starting capital? Is he a small company? No. Why no? All the no's. Why are they? Because they are sums exceeding how much? Rupees 50 lakhs as paid up
share capital. As what? As paid up share capital. Are you with me on that? Yes or no? Please tell me. Are you with me on that? Yes or no? Please tell me that. Are you with me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So what is this? Sums exceeding 50 lakhs as paid up share capital. वो होना चाहिए, तब वो कंपनी क्या होती है? तब वो कंपनी स्मॉल कंपनी कहलाती है. लेकिन स्मॉल कंपनी के लिए दो थ्रेशोल्ड्स है. थ्रेशोल्ड्स कितने हैं? दो. पहला थ्रेशोल्ड है कैपिटल का और दूसरा थ्रेशोल्ड है टर्नओवर का. कैपिटल आप कर चुके हैं, टर्नओवर अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा. टर्नओवर क्या आएगा? नेक्स्ट स्लाइड में आएगा. तो इसका प्रिंट स्क्रीन ले रहा हूं मैं और हमारे पीडीएफ जो बनने जा रहा है उसमें मैं डाल दूंगा. चलो, अब स्मॉल कंपनी, अब मैं आ रहा हूं स्मॉल कंपनी थ्रेशोल्ड बाय टर्नओवर. कंपनी स्मॉल क्यों होती है? टर्नओवर मतलब सेल्स, क्योंकि उसके सेल्स कम होते हैं. आज एपेक्स एकेडमिक्स के कोई सेल्स नहीं है, हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हम तो बस भला कर रहे हैं. पर अगर किसी दिन हमारे सेल्स हुए इंशाल्लाह, और अगर वो डू नॉट एक्सीड 2 करोड़ हुए, क्या हुए? डू नॉट एक्सीड 2 करोड़ हुए, तो एपेक्स एकेडमिक्स क्या कहलाएगा? एक स्मॉल कंपनी कहलाएगा. डू नॉट एक्सीड 2 करोड़ और सच अ हायर लिमिट as may be prescribed. This higher limit cannot exceed rupees 100 crores. How much? Rupees 100 crores. Now let us take a look at the company. There is Arul Private Limited. There is Zoya Private Limited. There is Mahima Private Limited. And there is Dheeraj Private Limited. Turnover for Arul Private Limited is 75 lakhs. Any limit prescribed not applicable. Zoya Private Limited, what is her turnover? 1 crore 99 lakhs. Any limit prescribed? Not applicable. Mahima Private Limited, 2 crores 25 lakhs. But a limit is prescribed for her. ₹15 crores. Dheeraj, 8 crores. What is the limit prescribed for Dheeraj? 100 crores. Comments. Arul is a small company, does not exceed 2 CR threshold. Zoya is a small company, does not exceed 2 CR threshold. Mahima exceeds 2 CR threshold but does not exceed prescribed limit, but does not exceed prescribed limit of how much? Of 15 crores.
इसको अपन है ना धीरज को 108 करोड़ लेते, इसको धीरज को 108 करोड़ लेते। अभी धीरज एक्सीड्स 2 करोड़ फुल स्टॉप, ऑल्सो एक्सीड्स हायर लिमिट प्रिस्क्राइब्ड ऑफ 100 crore, therefore not a small company. Arul is a small company, Zoya is a small company, Mahima is a small company, but Dheeraj is not a small company, is a private company, but not a small company. That is important. That is important. That is very important for you to understand कि उसने सारे thresholds उसने पार कर लिए. So this was to understand threshold limits of small company. What was this for? This was to understand threshold limits of small company. क्या आपको सबको ये समझ में आया है? प्लीज लेट मी नो येस और नो. प्लीज लेट मी नो येस और नो. आई ये बात समझ में आ रहा है? यस सर. अब आगे चलेंगे. ध्यान दीजिएगा. अब हम करेंगे एक क्विक रिकॉल ऑफ प्राइवेट कंपनी. क्यों ऐसा? क्योंकि चार्ट बनेगा इसका, और ये चार्ट देखना है आपको एग्जाम्स में जाने से पहले. सबसे पहले प्राइवेट कंपनी में क्या क्या होता है. 1% कंपनी होता है, इसमें होता है स्मॉल कंपनी, और इसमें होता है अदर्स, और इसमें क्या होता है? अदर्स. 1% कंपनी मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं इसके? 1. स्मॉल कंपनी मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं इसके? 2. और बाकी दूसरों को मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 2. मैक्सिमम मेंबर्स 200. मैक्सिमम मेंबर्स 200. और मेंबर्स के बारे में क्या है? करंट एम्प्लॉइज एंड फॉर्मर एम्प्लॉइज who are members and on retirement they continue to be member. ये दोनों क्लासेस ऑफ लोग क्या है? ये दोनों क्लासेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द मीनिंग और काउंट ऑफ 200 members. They are not included in the meaning or count of 200 members. OPC किसकी बात कर रहा हूं? OPC. हाँ, can not become a Section 8 company once it has been incorporated as OPC. स्मॉल कंपनी के इसमें ये मांजरा नहीं है, उसका कोई उससे संबंध ही नहीं आता है. There is no minimum paid up capital. There is no minimum paid up capital. There is no
minimum paid up capital, right? next ओपीसी के अंदर क्या होता है? इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ promoter, a nominee's name has to be included in मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बाद में वो उसे विड्रॉ कर सकता है। स्मॉल कंपनी में ऐसा कुछ नहीं। स्मॉल कंपनी में थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ कैपिटल है ₹2 करोड़ और सच हायर सम एज प्रिस्क्राइब्ड, such higher sum as prescribed, which cannot exceed how much? For small company it cannot exceed 10 crores. ये थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ कैपिटल और यहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर कितना है? Oh, I'm sorry, ये 2 करोड़ नहीं है। I am so sorry, प्लीज माफ कीजिए, ये 2 करोड़ नहीं है, यहाँ पे ये 50 लाख होगा। टर्नओवर में होगा ₹2 करोड़ और सच हायर सम एज प्रिस्क्राइब्ड, और ये सच हायर सम एज प्रिस्क्राइब्ड कैन नॉट एक्सीड 100 करोड़। और ये दोनों कंडीशंस साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कैपिटल 50 लाख से कम है और टर्नओवर इसका 150 करोड़ हो गया तो ये स्मॉल कंपनी नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है। कैपिटल अगर इसका 50 लाख से कम है और इसका टर्नओवर गया 150-200 करोड़ तो ये नहीं है स्मॉल कंपनी। अब इसके ऊपर ये जो लास्ट वैरायटी है जो मैंने अभी बोली, इसके ऊपर अपने को अभी टेस्टिंग करनी है। ये जब टेस्टिंग हमारी खत्म हो जाएगी तब हमारा प्राइवेट कंपनी का टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा और आज हम यहीं पे रुकेंगे, प्राइवेट कंपनी को खत्म करके। कैन ओपीसी ऑल्सो बी अ स्मॉल कंपनी? देखिए, स्मॉल कंपनी और ओपीसी में कोई डिफरेंस नहीं होता। स्मॉल कंपनी और ओपीसी होते यूं हैं कि उनको ऑडिट में, टैक्स में, जीएसटी में, बाकी सारे कंपनीज एक्ट के फाइलिंग्स के अंदर काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस मिल जाते हैं। तो जो रिस्ट्रिक्शन मतलब लिमिटेशंस मिल जाते हैं, उनको काफी सारे हॉलीडेज मिल जाते हैं, उनको मिलते हैं हॉलीडेज इन कंप्लायंस। देखिए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। इस करंट हिंदुस्तानी सरकार की एक बहुत अच्छी चीज जो हमें माननी चाहिए वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में बिजनेस करना बहुत सिंपल कर दिया है। कोई भी व्यक्ति आज अपना बिजनेस ओपन कर सकता है यहाँ। इसकी वजह यह है कि उन्होंने चीजें लाइक ओपीसी, चीजें लाइक स्मॉल कंपनी इंट्रोड्यूस की है। ये उनकी खूबियां है, इसके लिए उनको यू हैव टू कांग्रेचुलेट दैट गवर्नमेंट। नाउ यू नीड टू अप्रिशिएट दैट जब भी ऐसी छोटी छोटी कंपनीज होती है उनको यार अपने धंधे पानी से मतलब, उनको क्या करना है, ये फॉर्म फाइलिंग, वो फॉर्म फाइलिंग, फलाना ढिमका, उनको अपना खाना पीना कमाना बांटना। तो जो ये स्मॉल कंपनी होती है, जो ये 1% कंपनी होती है, उनको नहीं चाहिए कि जितने ऑडिट रिलायंस के होते हैं, जितने कंपनीज एक्ट कंप्लायंस रिलायंस करती है, उतना इनको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो सारे हॉलीडेज 1% कंपनी को मिलते हैं वो सारे हॉलीडेज जो सारे हॉलीडेज स्मॉल कंपनी को मिलते हैं वो सारे हॉलीडेज 1% कंपनी को भी मिलते हैं। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंप्लायंस इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, पर यह समझना जरूरी है कि स्मॉल कंपनी एक 1% कंपनी नहीं हो सकती, क्योंकि स्मॉल कंपनी में मेंबर एक ही है, ऐसी कंडीशन कहीं पर भी नहीं है। लेकिन 1% कंपनी की खूबी, उसकी खासियत यही है कि वो एक आदमी के दम पे खड़ी हो सकती है, कि उसको एक आदमी बना सकता है।
मतलब एक सिंपल सोल ट्रेडर, आज अगर मैं हाईवे के किनारे बैठे मैं कोल्ड ड्रिंक और चिप्स बेच रहा हूं, आज मैं मुंबई पुणे हाईवे के किनारे पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, चाय और वड़ा पाव बेच रहा हूं, तो मैं उसको एक 1% कंपनी में इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि एक मेंबर चाहिए, मिनिमम कैपिटल कुछ नहीं है। मैंने उधर लिख दिया, मेरे एक दोस्त का नाम मैंने लिख दिया कि भाई मेरे बाद अगर मेरी मौत हो गई तो मेरी ये कंपनी का नॉमिनी है, मेरा दोस्त फलाना ढिमका बन जाएगा। बन गई 1% कंपनी, बन गई 1% कंपनी। क्या बड़ी बात है उसमें? ये होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ओके। अब इसका लेना है प्रिंट स्क्रीन, अब इसका लेना है प्रिंट स्क्रीन, और अब ये मैंने क्यों बोला कि ये दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए। अब इसका देखना है, अब इसका देखना है यहां पे, इसमें बीच में ना एंड है। देखिए लॉ में जब भी एंड होगा ना, जब भी एंड होगा ना, तभी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर मैं कहूं कि अरुल एंड जोया आर नीडेड फॉर अ मीटिंग, क्या अकेला अरुल आएगा तो चलेगा क्या मीटिंग? नहीं चलेगी मीटिंग, मुझे अरुल और जोया दोनों चाहिए। अगर मैं बोलता हूं दैट अरुल और जोया आर नीडेड, और मतलब अरुल आएगा चलेगा, जोया नहीं आएगी तो भी मेरी मीटिंग क्या हो जाएगी। अरुल नहीं आया, जोया आई तो भी मेरी मीटिंग चल जाएगी। अरुल नहीं आया, जोया नहीं, तो मेरी मीटिंग नहीं चलेगी, लेकिन दोनों में से एक चल जाएगा। यहां पे क्या है? एंड, मतलब दोनों होना चाहिए, मतलब दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो अब इसको अपने को एक बार डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो मुझे यकीन है कि अगर उन्हें गंदा सवाल पूछना है तो वो इस पे पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पे डाल रहा हूं नेम ऑफ कंपनी, अलग अलग लाइन पे लेता हूं एक मिनट। और महिमा प्राइवेट लिमिटेड। तो चलिए तो चलिए देखते हैं इसमें, इसमें सबसे पहले पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल का थ्रेशोल्ड कितना था? 50 लाख। अरुल की है 52 लैक्स। लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, लिमिट प्रिस्क्राइब्ड 10 करोड़, लिमिट प्रिस्क्राइब्ड 10 करोड़। जोया पेड अप कैपिटल 15 lakhs, limit prescribed none. Irons Private Limited paid up capital 15 crores, limit prescribed 10 crores. Mahima Private Limited paid up capital 8 crores, limit prescribed 10 crores. Turnover, limit of turnover, is it small company? अभी इज इट स्मॉल कंपनी में यहां पे मैं पार्टीशन कर रहा हूं, आपको समझेगा क्या? इधर लिख रहा हूं कैपिटल, इधर लिख रहा हूं टर्नओवर, और इधर लिख रहा हूं रिजल्ट। टर्नओवर अरुल, टर्नओवर अरुल 2 करोड़ 10 लाख। लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, लिमिट प्रिस्क्राइब्ड 100 करोड़। जोया टर्नओवर 21 lakhs, limits prescribed none. Irons Private Limited
टर्नओवर 150 करोड़, लिमिट ऑफ टर्नओवर 100 करोड़। कितना है? 100 करोड़। महिमा प्राइवेट लिमिटेड टर्नओवर 102 करोड़, लिमिट ऑफ टर्नओवर 100 crores. Arul, is the paid up capital below the threshold of 50 lakhs? No, but it has to be 50 lakhs or such higher sum as may be prescribed. Or such higher sum as may be prescribed. What is the higher sum as may be prescribed for Arul? It is 10 crores. What is his paid up share capital? 52 lakhs. Is he a small company from the perspective of capital? Yes. From the perspective of turnover, turnover should not exceed 2 crores. But the limit on turnover for Arul has been given as 100 crores. Is he within that limit? Yes. What are we saying for capital? Capital के लिए क्या होना चाहिए? Capital के लिए क्या होना चाहिए? Does not exceed 50 lakhs or such sum as may be prescribed. As may be prescribed. और ये एज में भी प्रिस्क्राइब कितना है? अरुल के केस में वो कितना था? ये 10 करोड़ था कैपिटल के लिए और 100 करोड़ है टर्नओवर के लिए। तो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अरुल के लिए दिया गया है, तो मैं किसको रेफर करूंगा? लिमिट प्रिस्क्राइब को रेफर करूंगा अरुल के लिए। टर्नओवर के लिए भी अरुल को लिमिट प्रिस्क्राइब दिया गया है, तो मैं उस लिमिट प्रिस्क्राइब को रेफर करूंगा और मैं बोलूंगा पेड अप कैपिटल भी भाई तेरा लिमिट प्रिस्क्राइब के अंदर है, पेड अप कैपिटल भी लिमिट प्रिस्क्राइब के अंदर है। ये इसका पेड अप कैपिटल अंडर द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है और इसका टर्नओवर भी अंडर द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है। तो दोनों केस में अरुल यस, कैपिटल भी कम है, टर्नओवर भी कम है, अरुल एक स्मॉल कंपनी है। जोया कोई लिमिट नहीं है उसको, तो 50 लाख से ज्यादा उसका क्या नहीं हो सकता? कैपिटल। और उसका टर्नओवर किससे एक्सीड नहीं कर सकता? डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ फॉर टर्नओवर, 2 करोड़ फॉर टर्नओवर और सच सम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और सच सम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड में कितना होता है टर्नओवर के लिए? 100। जोया का दोनों 50 लाख से कम कैपिटल और 2 करोड़ से कम उसका टर्नओवर, उसका कैपिटल भी कम, उसका टर्नओवर भी कम। जोया इज अ स्मॉल कंपनी। अंश, इसका पेड अप कैपिटल 15 करोड़ है और इसका लिमिट प्रिस्क्राइब्ड 10 करोड़ है, ही इज ओवर। तो इधर मैं नो लिख दूंगा और इधर मैं पहले लिख दूंगा नॉट अ स्मॉल कंपनी। क्यों? दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, कैपिटल एंड टर्नओवर दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए फॉर स्मॉल कंपनी। ये बहुत जरूरी है। अंश का कैपिटल ही नहीं, अरे तो गोली मार, उसका टर्नओवर क्यों देखूं? लेकिन ऐसा नहीं होता। दिस इज एपेक्स, इधर सब कुछ देखा जाता है। इसका टर्नओवर भाई का 150 करोड़ है और उसका लिमिट क्या है? 100 करोड़। तो ये दोनों में नहीं बैठता। महिमा, उसका कैपिटल 10 करोड़ के प्रिस्क्रिप्शन के नीचे है लेकिन उसका टर्नओवर इसके ऊपर है, तो यहाँ पे यस और यहाँ पे नो। तो इसके वजह से ये नॉट स्मॉल है, क्योंकि दोनों उसने सेटिस्फाई करने चाहिए और दोनों उसके सेटिस्फाइड नहीं है। ये आपका मास्टर चार्ट बन गया स्मॉल कंपनी के लिए। ये आपका मास्टर चार्ट बन गया स्मॉल कंपनी के लिए। मैंने एक बहुत अच्छी चीज सुनी थी, शाहरुख खान ने कही थी। मैं बहुत मानता हूं उस बंदे को, क्योंकि उस बंदे ने बहुत मेहनत की है और कहीं ना कहीं उस पे ऊपर वाले के फजलो करम तो बहुत तगड़े है। शाहरुख ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि एम फॉर द स्टार्स, चांद छूने का सपना रखो, तब जाके कहीं 20वीं मंजिल पे पहुंचोगे। मैं यहाँ पे तुम लोगों को पास होने का सपना नहीं दिखा रहा हूं, मैं आज तुम्हारे अंदर एक फीलिंग जगा रहा हूं कि तुम लोग है ना रैंकर बन सकते हो। रैंकर, तो रैंकर बनना है तो सिर्फ पासिंग के लिए भाई उतना काफी है नहीं, रैंक भी खींच सकते हो 100%। इस डेप्थ पे जाके पढ़ो, खींचोगे और क्रैश कोर्स के थ्रू ही खींचोगे, ये भी मैं बोल सकता हूँ।
इतना यकीन मुझे खुद के मेहनत पे है और आपकी एबिलिटीज पे है, तो ये हो सकता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या डिस्कस किया, इसको एक क्विक रिकैप मारते हैं। इसको एक क्विक रिकैप मारता हूं मैं, और I will then shut the law lecture, give you a break, and then we come back to our क्या कहते हैं उसको, mathematics lecture. Quickly, let's just look at this in PowerPoint mode so that we are able to see it better. Screen दिख रही है सबको? Screen दिख रही है सबको? Yes, sir. I hope so. इसकी शुरुआत यहां से हुई थी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी बाय लायबिलिटी, लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। शेयर्स में क्या होता है, वो अमाउंट जो शेयर कैपिटल पे नहीं भरा। तो सपोज करो एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट, 1 फर्स्ट कॉल, 4 फाइनल कॉल, 2 ऐसा करके 10 रुपया पर शेयर है। अरुल के पास 10,000 शेयर है, उसने फाइनल कॉल नहीं भरा 2 रुपए का। महिमा के पास 40,000 शेयर है, उसने फाइनल कॉल नहीं भरा 2 रुपए पर शेयर का। और ये मनाली के पास 1000 शेयर है, उसने फाइनल कॉल नहीं भरा 2 रुपए पर शेयर का। तो उनकी लायबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू शेयर कितनी होगी, 10,000 के पीछे 2, 40,000 के पीछे 2 और 1,000 के पीछे 2। इस तरीके से 20,000, 80,000 और 2,000 अरुल, महिमा और मनाली की लायबिलिटी बन गई। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। गारंटी, गारंटी मतलब क्या, जब आप मेंबर बन रहे हो, मेंबर बनने के टाइम पे आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक अमाउंट को एग्री किया। सपोज महिमा ने अमाउंट एग्री किया 25 लाख, तो जब वक्त आया तब अरुल प्राइवेट लिमिटेड ने जाके महिमा को बोला, देखिए महिमा जी हमको मशीन खरीदनी है, एक मशीन की कीमत है 25 लाख रुपए और आपने गारंटी दी थी 25 लाख रुपए की, प्लीज हमको 25 लाख रुपए दे दीजिए, हम वो मशीन खरीद लेंगे और कंपनी आगे चलती रहेगी। अनलिमिटेड कंपनी में आपको देखना है कि वेदर गोइंग कंसर्न अजम्पशन होल्ड्स ट्रू और नॉट। गोइंग कंसर्न मतलब कंपनी जीवित है, प्रॉफिट कमा रही है और आगे चल सकती है। तो जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन हो रहा है, वो अपने डेट्स और लायबिलिटीज को अपने दम पे चुका सकती है, उसको शेयर होल्डर की जरूरत नहीं पड़ती। तो गोइंग कंसर्न के केस में भले लायबिलिटी अनलिमिटेड क्यों ना हो, तब भी अमाउंट स्टेज अनपेड ऑन शेयर्स तक ही लायबिलिटी सीमित होती है। पर अगर गोइंग कंसर्न असम्पशन इज नॉट ट्रू, तो कंपनी कैन नॉट कंटिन्यू फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर। कंपनी की लग गई है वाट, कंपनी अपने सारे डेट, सारे लायबिलिटीज मेंबर पे सर पर लाद सकती है और लाद देगी। 1% कंपनी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह समझनी है कि 1% कंपनी के लिए आपको एक बात समझनी है कि एक व्यक्ति जो नेचुरल पर्सन हो, जो इंडियन सिटीजन हो या फिर रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो फॉर नॉट लेस देन 120 डेज, वो बंदा अगले साल अपनी ओपीसी डाल सकता है। तो हमने एग्जांपल लिया था रिकी पॉन्टिंग का और निक जोनस की, बढ़िया एक केस स्टडी बनाई थी, इसको आप पढ़ सकते हो, ये आपको दी गई है। हाँ, आपको हैंडराइटिंग शायद समझ में नहीं आएगा, आप एपेक्स के ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो कि हमें फैकल्टी की हैंडराइटिंग नहीं समझ में आई, मेरी टीम मुझसे कोऑर्डिनेट करेगी, मैं उनको समझा दूंगा और आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। फिर हम आए थे प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं शेयर ट्रांसफर और नंबर ऑफ मेंबर्स पे। 1% कंपनी होती है तब उसका होता है 1 मेंबर, बाकी के प्राइवेट कंपनी के होते हैं 2 मेंबर, मैक्सिमम होते हैं उसके 200 मेंबर। लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि अगर आप एम्प्लॉय हो या फिर आप फॉर्मर एम्प्लॉय हो जो उसी वक्त कंपनी का मेंबर था, तो और आपने आपकी एम्प्लॉयमेंट को खत्म कर दिया हो, फिर जाकर के आप मेंबर में नहीं गिने जाओगे, आप मेंबर में नहीं गिने जाओगे। स्मॉल कंपनी आपको ध्यान रखना है कैपिटल का, कैपिटल होना चाहिए 50 लाख या फिर सच अ सम दैट मे बी प्रिस्क्राइब, वो 10 करोड़ को एक्सीड नहीं करता, और टर्नओवर में देखना है 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करता, या फिर सच अ हायर लिमिट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो हमें प्रिस्क्राइब की गई है 100 करोड़। ये दोनों साथ में देखी जाएंगी, और ये दोनों साथ में देखी जाएंगी तो उसका मास्टर चार्ट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इसी के साथ साथ हमारा आज का लेक्चर कंपनीज लॉ का शार्प 3 बजे हम कंक्लूड कर रहे हैं, और हम ले रहे हैं एक 15 मिनट का ब्रेक। देखें, आपके मैथ्स के लेक्चर के लिए आपको दूसरी लिंक आ गई है, आप प्लीज उस दूसरे लिंक को फॉलो कीजिए और ये क्लास को आप लीव कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, पेशेंस एंड अटेंशन। आपके नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे। और हाँ, डरिएगा मत, आपका लॉ का सिलेबस प्रॉमिस्ड वक्त में ही खत्म होगा। बाकी सारे चैप्टर्स के चार्ट्स रेडीली अवेलेबल होंगे, उनका बस एक डिसएम्बिगुएशन आपके साथ में करना है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द मैथ्स लेक्चर। बाय बाय।